नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिला श्रेणी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है स्विट्जरलैंड की वेलिंडा वेंकिक ने। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में म्यांमार के नए अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए। तो ये बन गए हैं मिन ऑन्ग हेलैंग। तो ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस देश ने कोनका कैफ गोल्ड कप का खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता है आपके अमेरिका की टीम ने। ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के विधान परिषद के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। तो ये आपके तमिलनाडु का था। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में जारी कोएक कोएरेली साइमंड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो शीर्ष पर रहा है लंदन। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा यूटेल सैट क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 तक विश्व के किस देश में सर्वाधिक यूनेस्को की विरासत स्थल हैं। तो सबसे ज्यादा अब हो गए हैं आपके इटली देश में। ऑप्शन हमारा सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है, जिसे हम लोग निसार के नाम से जानते हैं, इसको किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च होगा अब 2023 में। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नेल्ली योड वासुदेवन नंबूथिरी का अभी निधन हुआ है, वो हमारे किस नृत्य से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा, केरल की कथकली से ये संबंधित थे। ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई। तो ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो ये बन गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई ओन मजगांव के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम इनका है कैप्टन रमेश बाबू। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आप में से जो भी लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि डेली 11:50 पर अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास होती है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये लाइव क्लास है। इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो आपके उस समय जीके, साइंस या अन्य प्रश्न पूछे गए थे, उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर के प्रश्न आपके उस समय पूछे गए थे, उनको हम लोग 2020-21 के साथ में रिप्लेस करके भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको भी ग्रुप डी का एग्जाम देना है और जल्दी ही आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन जरूर किया करिए। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद में आपको लाइव पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और क्लास के लास्ट में आपने टोटल 100 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। तो क्लास मेरी 11:50 पर होती है। उसके लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में इन सारी फ्री क्लासेस को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्लस कोर्स खरीदना है, तो उसके लिए आप लोग सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। अच्छा, इस कोड को यूज करने के बाद में तुरंत आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, और जो भी अमाउंट आप पे करेंगे उस अमाउंट का यहाँ पर 10% आपको मिलता है कैशबैक के रूप में मेरी तरफ से। तो ये ऑफर सिर्फ आपको KV10 कोड पर मिलेगा। किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स आपको खरीदना है तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर एक नया फीचर भी आ गया है, जिसका नाम है आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी। यानी कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो सिंपली अनअकैडमी का ऐप आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप फोटो खींच करके उसको अपलोड कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न होगा उसका सलूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये नया फीचर है, इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दाहिया ने किस खेल में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आपके रेसलिंग में, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये बहुत ही शानदार मुकाबला रहा था। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इसे देखा भी हो, नहीं देखा है तो अभी जाइए और इस मुकाबले को जरूर देखिए। रवि कुमार दाहिया जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे हरियाणा राज्य के एक रेसलर हैं।
दरअसल आज सुबह ही इन्होंने सेमीफाइनल का मुकाबला क्वार्टर फाइनल जीता था। उसके बाद में फिर इन्होंने आज सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के एक आपके पहलवान हैं जिनका नाम है रेसलर नूरी सलेम, इनके साथ में सेमीफाइनल में किया था मुकाबला। अब हुआ इसमें क्या कि एक समय ऐसा था कि जब ये बिल्कुल पिछड़ चुके थे 8 पॉइंट से, यानी कि सामने वाले के 9 हो गए थे, इनका सिर्फ 1 पॉइंट हुआ था। अगर सामने वाले को सिर्फ 1 पॉइंट और मिल जाता तो ये मुकाबला यहाँ पर हार जाते। लेकिन क्या शानदार इन्होंने खेल दिखाया और उसके बाद में बिन वाई फॉल के जरिए इन्होंने कजाकिस्तान का ये जो पहलवान था उसको हरा दिया। अच्छा, पहलवान के बारे में आपने देखा होगा, इसने इनको दांत भी काट लिया था। मतलब बच्चों वाली हरकत इसने की थी कि जब इन्होंने उसको दबाया हुआ था तो उस दौरान उसने इनके हाथ पे काट भी लिया था। उसके बावजूद बहुत ही गजब का इन्होंने साहस दिखाया, आखिरी तक लड़ते रहे और एक ऐसा मैच जिसको पूरी तरीके से हार चुके थे उसको इन्होंने यहाँ पर जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे जो रवि कुमार दाहिया हैं ये अब फाइनल में पहुंच चुके हैं और इसका मतलब है कि कम से कम सिल्वर ये जीत करके जरूर लाएंगे। तो पहली बार हमारे देश के पुरुषों ने भी कुछ अच्छा काम किया है आपके ओलंपिक में, तो इसके लिए बधाई भी हम लोग देते हैं रवि कुमार दाहिया को। और ये हमारे हैं रेसलर, तो सी होगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो ये पहले से ही फिक्स हो चुका था, इन्होंने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आपका बॉक्सिंग एक ऐसा मैच होता है जिसमें जो लोग सेमीफाइनल में हार जाते हैं उन दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सेमीफाइनल में जो भी खिलाड़ी आपके हारे हैं उनके बीच में मुकाबला होगा, फिर इनमें से किसी एक को दिया जाएगा, यानी कि सिल्वर आपका एक मिलेगा, गोल्ड आपका ये एक मिलेगा, लेकिन दोनों सेमीफाइनल में जो हारे हुए खिलाड़ी होते हैं उनको यहां पर दिया जाता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इनका मुकाबला किससे हुआ? तो इनका मुकाबला हुआ टर्की की जो विश्व चैंपियन है बुसेनाज सुरमैनेली से और इन्होंने इनको 5-0 से हरा दिया। तो कह सकते हैं पूरी तरीके से भारी रही टर्की की ये जो पहलवान हैं, बॉक्सर हैं, लेकिन लवलीना ने यहां पर हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल फिक्स कर दिया। 69 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी शानदार और संघर्षपूर्ण जीवन भी इनका रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो इन लोगों की स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी पिछड़े हुए घर से ये लोग आए हुए हैं और आज ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनसे आप काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के तैराक एमा मैककेओन ने कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं इस साल? तो इन्होंने टोटल आपके 4 गोल्ड मेडल जीत लिए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, इनका नाम अगर आपको याद हो तो 1 महीने पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि 100 मीटर की जो बटरफ्लाई होती है आपके स्विमिंग में उसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑस्ट्रेलिया के ये तैराक हैं। इस साल का जो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने कुल जीते 7 पदक। कितने? 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 अकेले आपके गोल्ड मेडल हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं एमा मैककेओन को। अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा आपके गोल्ड मेडल जीते हैं या मेडल जीता है, तो आपका उत्तर होगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स की बात करते हैं तो 2008 का जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने अकेले 8 गोल्ड मेडल जीते थे। वैसे इनके नाम पर 23 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है, लेकिन इन्होंने इस बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, अब बात करते हैं एमा मैककेओन की। तो ये आपकी दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 7 मेडल जीता हुआ है। इससे पहले रूस की एक जिम्नास्ट थी जो कि 1952 का जो हेलेंस्की में ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल 7 पदक जीता था। हालांकि उसमें उनके जो गोल्ड मेडल थे वो केवल 2 थे, 5 उन्होंने जीता था सिल्वर, लेकिन इन्होंने आपका 4 अकेले जीत लिया है यहाँ पर गोल्ड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा 4 गोल्ड करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश में विश्व का जो सबसे बड़ा तारा नीलम समूह है इसकी खोज हुई है? तो नीलम आप सभी को पता होगा, आपके अंगूठी वगैरह में यूज किया जाता है, काफी प्रीसियस ये आपका कंपाउंड होता है और इसकी अभी खोज हुई है श्रीलंका में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल श्रीलंका में एक शहर है, शहर का नाम क्या है? इसका नाम ही है यहाँ पर रत्ननगरी, इसका नाम ही है रत्नापुरा। तो रत्न नगरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक लोगों के घर में एक कुएं की खुदाई हो रही थी और उस खुदाई के दौरान इतना बड़ा आपका नीलम यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम लोग इसके टोटल वेट की बात करते हैं तो 510 किलोग्राम इसका टोटल वेट है, यानी कि 2.5 मिलियन कैरेट इसका वजन है
और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत होगी $100 मिलियन। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में इसकी खोज हुई है और हो सकता है कि अब श्रीलंका के लोग भी थोड़ा इससे अमीर हो जाएं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि श्रीलंका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत सरकार के द्वारा जो रफाल का दूसरा स्क्वाड्रन है, इसको किस राज्य के वायुसेना कमान में शामिल किया गया? तो इसको शामिल कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के वायुसेना कमान में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। दरअसल 59,000 करोड़ रुपए में हम लोगों ने यहां पर फ्रांस की जो डसाल्ट एविएशन कंपनी है उसके साथ में 36 रफाल विमान के लिए समझौता किया था। तो इन 36 में से 26 हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और आपने पढ़ा होगा पिछले साल कि जो इसका पहला स्क्वाड्रन था उसको आपके अंबाला में जो एयरबेस स्टेशन है वहां पर स्थापित किया गया था। तो दूसरा जो स्क्वाड्रन है इसको आपके पूर्वी वायुसेना कमान के हासीमारा एयरबेस, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, वहां पर स्थापित किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि पहला जो स्क्वाड्रन था वो आपके अंबाला में स्थापित हुआ था, दूसरा आपके पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी पश्चिम बंगाल होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल के फाइनल में प्रवेश किया है? बहुत ही शानदार इन्होंने खेला था और जो प्रदर्शन इन्होंने किया है, अगर उसी प्रदर्शन को ये फाइनल में दोहरा देंगे तो समझ लीजिए कि हमारे देश के लिए एक गोल्ड मेडल यहां पर फिक्स हो जाएगा। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आपके जेवलिन थ्रो में, जिसे हम लोग भाला फेंक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जिस प्रकार से आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा कि दो हमारे यहाँ पर ग्रुप होते हैं या 3-4 ग्रुप होते हैं, उसी प्रकार से जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको 2 ग्रुप में यहाँ पर बांटा गया था। तो ग्रुप ए में हमारे रखे गए थे, नाम इनका है नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा ने अपने ग्रुप में कर दिया है टॉप, यानी कि जितने भी खिलाड़ियों ने भाला फेंका था ना केवल उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया, बल्कि सबसे दूर तक जो भाला फेंका गया था वो इन्हीं के द्वारा फेंका गया। आपके हरियाणा राज्य के हैं, हमारे आर्मी में ये सूबेदार भी हैं, 23 वर्ष की इनकी एज है और इन्होंने टोटल 86.65 मीटर तक भाला फेंका था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये रही कि जो आपका ग्रुप बी था, ग्रुप बी में पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम, तो इन्होंने 85.16 मीटर भाला फेंका था। तो अगर इन्होंने फाइनल में इतना भी फेंक दिया तो हमारे लिए गोल्ड मेडल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं कि नीरज चोपड़ा गोल्ड हमारे लिए जरूर लाएंगे। तो याद रखिएगा, ये हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। वैसे इनके नाम पर 88 से ज़्यादा डिस्टेंस का रिकॉर्ड पहले से है, तो हो सकता है कि 88 तक भी ये फेंक दें। इसी साल इन्होंने फेंका था, तो गोल्ड मेडल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से कि इस साल हमारे देश को जरूर मिलने वाला है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश के शहरोज कासिफ ने K2 की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने? तो ये है पाकिस्तान देश के। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, K2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके पाकिस्तान में है, लेकिन हम लोगों के लिए ये हमारे POK में है, यानी कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा अधिकृत किया हुआ है वहाँ पर आपको मिलेगा K2। दुनिया की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई इसकी है 8611 मीटर। इससे पहले 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के ही साजिद सदपारा ने रिकॉर्ड बनाया था और अब इनके रिकॉर्ड को पाकिस्तान के एक पर्वतारोही हैं जिनकी एज इस समय 19 ईयर है, इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि पाकिस्तान हो जाएगा करेक्ट। नाम याद रखिएगा, नाम इनका है शहरोज कासिफ और K2 को ही हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मिनी आईपे की। नाम भी इनका थोड़ा अजीब है, मिनी आईपे इनका नाम है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है मिनी आईपे जो कि हमारे LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की नई प्रबंध निदेशक यहाँ पर नियुक्त की गई हैं। LIC की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और अध्यक्ष इसके हैं MR कुमार। अच्छा, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता था उसको 60 से बढ़ा करके 62 ईयर यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि 2021 की जो फॉर्च्यून 500 सूची है इसमें कौन सी कंपनी रही है शीर्ष पर? तो शीर्ष स्थान पर रही है आपकी वॉलमार्ट। राजस्व के हिसाब से हर साल
1995 से ही दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनकी सूची इसमें जारी की जाती है और टोटल इसमें 500 कंपनियों की सूची होती है। तो ये जो 500 कंपनियों की सूची जारी की गई इसमें वॉलमार्ट रहा है पहले स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि वॉलमार्ट हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो चाइना की स्टेट ग्रिड है जो कि दूसरे स्थान पे रही। अमेजन कंपनी की बात करते हैं तो ये रही है तीसरे स्थान पर। अगर हम लोग देशों के हिसाब से कंपनियों की बात करते हैं तो इन 500 कंपनियों में चीन की रही है 143, मतलब ओलंपिक में भी ये टॉप पे हैं, डिफेंस में भी टॉप पे चलते हैं और यहाँ पर भी ये टॉप पे हैं, यानी कि 143 कंपनियां आपके चीन की हैं, अमेरिका की हैं 122 और भारत की इसमें 7 कंपनियां मात्र शामिल नहीं हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि दुनिया में 155वें स्थान पे है। एसबीआई की बात करते हैं तो ये सरकारी कंपनियों में पहले स्थान पर है 205वें पे। और इंडियन ऑयल की बात करते हैं तो ये महारत्न कंपनियों में शीर्ष पर है और दुनिया में है 212वें स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है कि देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज और दुनिया में वॉलमार्ट है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में आरबीआई के द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। क्या नाम है? इंडसइंड बैंक इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एजेंसी बैंक का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सरकार से जुड़े हुए लेन देन होते हैं या भी जो सरकार से जुड़े हुए आपके व्यवसाय होते हैं उनमें जो लेन देन होता है उस लेन देन के लिए इस पार्टिकुलर बैंक को यहाँ पर चुना गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सीबीडीटी, सीबीआईसी और जीएसटी के तहत जो आपके राजस्व मिलते हैं चाहे केंद्र को मिले या राज्य को, तो उसमें भी लेन देन का कार्य आपका इंडसइंड बैंक करेगा। इसके अलावा जो आपकी कई सारी स्कीम होती हैं राज्य और केंद्र सरकार की, उसका भी लेन देन यहाँ पर इसके द्वारा किया जाएगा। जो हमारे प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, वैट वगैरह होता है, तो इन सभी का संग्रह भी अब इंडसइंड बैंक के द्वारा किया जाएगा। अप्रैल 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। पुणे में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। हिंदुजा समूह के जो मालिक हैं यानी कि एसपी हिंदुजा, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है उसके द्वारा इस फीचर को लॉन्च किया गया है। अब पहले थोड़ा सा समझते हैं कि सिम बाइंडिंग फीचर है क्या। आप लोगों ने अगर फ़ोन पे या गूगल पे ऐप का यूज़ किया होगा तो मान लेते हैं फ़ोन पे आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में जो पार्टिकुलर नंबर आपका मोबाइल में लगा होता है उससे आपने यहाँ पर कर लिया रजिस्टर। अब कई लोग होशियारी क्या करते हैं कि रजिस्टर करने के बाद में सोचते हैं कि सिम हम निकाल देंगे तो भी हम फ़ोन पे का यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फ़ोन पे या गूगल पे का यूज़ करना है तो वह पार्टिकुलर सिम जो आपके यहाँ पर लिंक किया गया है उस अकाउंट से, उसका आपके मोबाइल में लगे रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने सिम निकाल लिया तो किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो सेम फीचर अब आपके एसबीआई ने भी लॉन्च कर दिया है। एसबीआई का आपका ऐप है जिसका नाम है यू नीड ओनली वन। हालांकि लोग बहुत सारे खोजते रहते हैं, लेकिन इनका जो ऐप है योनो और योनो लाइट, तो इसमें आने वाले समय में ये फीचर देखने को मिलेगा। यानी कि जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है उसी नंबर को अगर आप लोग मोबाइल में रखेंगे तभी आप लोग योनो का यूज़ कर पाएंगे। तो ये सुविधा शुरू कर दी है एसबीआई ने, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अध्यक्ष इसके हैं दिनेश कुमार खारा और मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है हमारे दीपक डुब्बी ने। किसने लिखा? संजय गुब्बी ने। गजब है इनका नाम। तो संजय गुब्बी साहब के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं संजय गुब्बी साहब की, तो ये आपके भारतीय वन्यजीव विज्ञानी हैं और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्या है इस पुस्तक में? तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो इंसानों और तेंदुओं के बीच में संघर्ष होता है उसको कम किया जा सकता है और किस प्रकार से तेंदुओं को यहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं वो आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। तो पुस्तक का नाम है लेपर्ड डायरी और लिखा इसे है संजय गुब्बी साहब ने। संजय गुब्बी साहब के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड होता है जिसे हम लोग व्हिटले अवार्ड के नाम से जानते हैं, 2017 में इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है।
अच्छा, इस साल किसको मिला है व्हिटले? तो इस साल मिला है आपके वाई नुग्लुफोम को, जो कि नागालैंड के एक चर्च के कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का करंट अफेयर समाप्त कर दिया है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि 1939 में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है उसकी स्थापना अंग्रेजों ने कहां पर की थी? तो मद्रास यानी कि चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय जो चेन्नई की विधानसभा है वह विधानसभा आपके इसी बिल्डिंग में चलती है। ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा था कि तेजिंदर सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे शॉटपुट से संबंधित हैं। कल इन्होंने आपके पार्टिसिपेट भी किया था, यानी कि परसों पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन ये आपके कोई पदक यहाँ पर नहीं जीत पाए थे। फिर मैंने पूछा था साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? ये भी हमारे ओलंपिक की ही खिलाड़ी हैं, आपके रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं। 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया था, लेकिन इस साल ये शुरुआत में ही हो गई बाहर। फिर मैंने आपसे पूछा था कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? हमारे देश के पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते ये खिलाड़ी हैं, और ये हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि उसैन बोल्ट ये किस खेल से संबंधित थे? भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? आखिरी प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष हॉकी का विश्व कप जीता था? अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हॉकी में जो हमारा इतिहास रहा है, जिससे आपके अभी CHSL और CBT 1 में भी प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, उसको हम लोग यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से या फिर जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके माध्यम से डिस्कस कर लें। तो कमेंट में उसके बारे में बताइएगा। बाकी वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।